क्या कहना चाहेंगे? बीएसपी के ऊपर एक हमेशा आरोप लगता है कि बसपा जो है टिकट बिकने का काम करती है। सीधे-सीधे हम आपसे सवाल रखेंगे, बहुजन समाज पार्टी ने आपसे टिकट के कितने पैसे लिए? टिकट के लिए पैसा दिया हो या ना दिया हो, लेकिन बहन जी के लिए कहा जाता है कि वो मुलाकात भी करती है तो भी पैसा ले लेती हैं। आपने तो मुलाकात भी लिया और आशीर्वाद भी लिया, तो क्या लगता है क्या यहाँ पे भी कुछ पैसा दिया या नहीं दिया? क्या कहेंगे? आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत विद्वान हैं, फर्राटेदार इंग्लिश भी बोलती हैं और आप चाहें तो लाखों करोड़ रुपए आप वैसे ट्यूशन देके, लेक्चरर बन के बहुत सारे कमा सकती हैं। लेकिन आप अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा, बल्कि मैं कहूँगा पूरा जीवन, क्योंकि हम भी आपको लगातार देखते रहते हैं, वह जीवन आपने शोषित वंचित समाज के लिए लगा दिया है। आप 40-50 डिग्री के टेम्परेचर में काम करती हैं, आप गली-गली जाकर गाँव करती हैं, आप गाँव देहात में कैडर लेने का काम करती हैं। बात तो मोहब्बत से करती हैं आप, लेकिन कैडर देना शुरू कर देती हैं तमाम महिलाओं को, और आपके पद चिन्हों पे चलते हुए लोग इंदु चौधरी जी को देखते हैं, कहते हैं कि भैया कैडर लेना है तो इंदु जी से ले लीजिए। तो क्या है, क्यों अपना समय इस शोषित वंचित जमात को दे रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हमारे साथ चर्चा पर हैं जो किसी नाम तारीफ की मोहताज नहीं है, डॉक्टर इंदु चौधरी नाम है। पूरे देश के अंदर पूरी दबंगता से बहुजनों का परचम लहरा रही हैं। इंदु जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया, सबको जय हिंद। जी, अब आपको बता दें कि लालगंज से इंदु चौधरी जी चुनाव लड़ी थी और चुनाव भी ऐसा जबरदस्त लड़ा कि वो इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा। सोशल मीडिया पे जाकर आप देख सकते हैं, कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई नेताजी की तरह चुनाव नहीं लड़ा आपने। और चुनाव भी ऐसा लड़ा कि कोई बच्चा मिला तो उसको गोदी में बैठा लिया, और कहीं कोई महिला मिल गई तो उसको कैडर की बात कर दी, उससे दिल की बात कर दी। इसी चक्कर में पूरी विधानसभाओं तक भी मुझे लगता है आप नहीं पहुंच पाए। इंदु जी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम लोग सारी विधानसभाओं में पहुंचे, पूरी पांचों विधानसभा में हम लोगों ने जी, अपनी समाज की सारी बस्तियां टच की। इसके साथ ही साथ फिर जी, हम लोग जैसे फैमिली के भी लोग थे, कुछ फ्रेंड्स भी आ गए थे, दिल्ली से भी लोग आ गए थे, तो जितनी भी महिलाएं थी उनको हम लोग ने पांचों विधानसभा में हेड बना दिया था। और जो अपने जी, लोग थे उनके साथ में भाई पार्टी के लोग तो थे ही, सबको जी, लेकर के हम लोग जो है गांव-गांव मतलब डबल ट्रिपल बार हम लोग जो है मूवमेंट किए। जैसे एक बार जी, मैं ज़रूर पहुँची हूँ, फिर उसके पीछे हमारी टीम जो है, जब प्रचार सामग्री मेरी प्रिंट हो गई, तो हमारी जी, टीम ने प्रचार सामग्री के माध्यम से किया। हम लोगों ने पाँचों विधानसभा टच किया। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारा गाँव या हमारी ग्राम सभा छूट गई है। जी। हाँ, इंदु जी, मैं आपको एक फ़ोटो है जो मैं सोशल मीडिया पे मैं आपको दिखा देता हूँ, सारे दर्शक देख पाएँगे। ये जी। लाड़-प्यार, इसमें बहुत कम लोगों को आशीर्वाद मिल पाता है, और चुनाव इस वक़्त खत्म हो गए हैं। चुनाव के बाद जो है लोग जिन्होंने उम्मीदवारों ने टिकट लिया, वो अपने-अपने काम-धंधों पे लग गए हैं, अपने रोज़गारों में लग गए हैं फिर दोबारा से। लेकिन आप हैं कि अभी भी बहन जी की तरह पूरे मिशन मूवमेंट पे अड़ी हुई हैं, टिकी हुई हैं और लगातार लोगों के कैडर लेते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो काम हम कर रहे हैं ये एमपी एमएलए बनने के लिए नहीं है। साहब जी, कांशीराम को जब से पढ़ा है तो यही जाना है कि एमपी एमएलए बनने से ज़्यादा ज़रूरी है सामाजिक परिवर्तन को गति जी, देना। तो चुनाव तो 5वें साल आता है, आता ही रहेगा, लेकिन जो सामाजिक परिवर्तन का कार्य है, ये संघर्षों का नतीजा हमारे महापुरुषों के द्वारा जो किया गया है, इसको किसी एक चुनाव तक सीमित कर देना अगर हम लोग करें, तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि साहब ने लगातार काम करके तब बामसेफ और डीएस4 और तमाम संगठनों के माध्यम से उसके बाद बहुजन समाज पार्टी बनाई। तो आज हमारी जी, ज़िम्मेदारी है कि सिर्फ़ चुनाव के समय पे जो लोग सक्रिय हो रहे हैं, तमाम हमारे बहुजन समाज के लोग ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हैं कि ये न होना चाहिए, वो होना चाहिए। हम उनसे इन कैडेट्स के माध्यम से यही कह रहे हैं कि आप सिर्फ़ चुनाव के समय सक्रियता नहीं, बल्कि ये सक्रियता 365 दिन 24 घंटे चलती रहनी चाहिए। जो जिस जगह पे है, अगर आप टीचर हैं तो अपने विद्यालय और आस-पास के परिसर के आसपास जो क्षेत्र है, गाँव है, वहाँ पर जो नौकरी पेशा नहीं है, जो अपने गाँव में रह रहे हैं, वो भी अपने गाँव की ग्राम सभा के जो 7, 8, 10 गाँव हैं, वहाँ तक जो जिस जगह पे जिस कैपेसिटी में जैसे महिलाएँ हैं, तो अपने बगल में जैसे हम लोग के यहाँ चमरोटी बोला जाता है, जो हम लोगों के समाज की बस्तियाँ होती हैं, तो उसके बगल में दूसरी बिरादरी की बस्ती है, जैसे अहिरौठी है, भरौटी है, जो मतलब भर बिरादरी अहिरौठी या जो बिरादरी की बस्तियाँ हैं, तो कम से कम उनके साथ आपका उठना-बैठना है, तो वहाँ बैठ कर के आप कुछ-कुछ बातें करिए। तो ये कैडर और मिशन की बात ये 365 चलने रहने वाली बात है, तो हम मोहताज नहीं थे किसी चुनाव के। ये काम हम पिछले 12 साल से लगातार कर रहे थे और चुनाव के बाद तो हमारी ज़िम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे समय में जब बहुजन समाज में बहुत हम देख रहे हैं कि लोग दुविधा में पड़े हुए हैं, एक ट्रांज़िशन फ़ेज़ चल रहा है हमारी बहुजन समाज के लिए, तो ऐसे में हमारा इस तरीके से कैडर करना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जिससे कि एक सही दिशा और दशा जो है समाज की तय की जा सके।
जी। क्या कहना चाहेंगे, आज जो है बसपा के ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं और प्रत्यारोप लग रहे हैं कि बहन जी जो है मिशन मूवमेंट से भटक गई हैं। बहन जी बीजेपी की बी टीम है। बहन जी ने कांग्रेस और बीजेपी को चुनाव जितवाया या बीजेपी को जितवाने का कार्य करा है। तमाम चीजें आ रही हैं और जितने भी नेता थे वो इस वक़्त बहन जी को कहीं न कहीं अकेला भी छोड़ के चले गए हैं। क्या आप भी कोई और पार्टी चुनना चाहेंगे या कहीं और जाना चाहेंगे, या बसपा के सानिध्य में ही वर्क करते रहेंगे बहन जी की तरह? क्या कहना चाहेंगे? जब तक जिंदा हैं तब तक बहुजन समाज पार्टी ही हमारा संगठन है, हमारा मिशन है, हमारा मूवमेंट है। जी। जिस संघर्षों के द्वारा जिन संघर्षों के द्वारा हमारे महान्वेर कांशीराम साहब ने हमको सिखाया, पढ़ाया, यहाँ तक लेके आए, उस संगठन को, उस मिशन को छोड़ करके अगर हम दूसरी पार्टी में एक टिकट लेकर के एमपी एमएलए बनने तक ही सोचें, तो सही मायने में आपने साहब कांशीराम को ना पढ़ा, ना जाना और ना उनका कैडर लिया। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि आप इधर आ जाती तो अच्छा रहता, उधर आपको किसने कहा बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए। हम जी। पहले भी बोलते रहे थे, आज भी है और आगे भी यही बोलेंगे कि यही हमारा घर है, और जब हमारा अपना घर मजबूत है, तो हम किराए के मकान में रहने के लिए तो कभी नहीं जाएँगे। और वो तमाम लोग जो एक एमपी एमएलए बनने तक की केवल चाहत रखते थे, उन लोगों ने साहब को छोड़ करके जो दूसरा घर बनाने की कोशिश की, वो यही जान लीजिए कि अपने घर को छोड़ करके दूसरे के घर को बनाने में जो मज़दूरी कर रहे हैं, वो मज़दूरी की कोई वैल्यू कभी होगी नहीं। जिसने बहुजन समाज पार्टी छोड़ी, उसका हश्र हम आज देख रहे हैं। आज भले ही आप झूठ बोल करके आप कुछ एक सीटें ज़रूर जीत सकते हैं, लेकिन लंबी रेस का जो घोड़ा होता है या लंबी टिकाऊ राजनीति जो होती है, वो सामाजिक परिवर्तन की ही होती है। आज वही सारी जातियाँ जिनको साहब कांशीराम ने उनके अंदर ये भाव भरा कि तुम भी राजा बन सकते हो, तो उन लोगों ने, उनकी ज़िम्मेदारी थी वो अपने समाज में जाके लोगों के अंदर राजा का भाव पैदा करते। लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने परिवार तक उस पूरे कैडर को सीमित कर दिया। मेरी बेटी, मेरे ही परिवार का व्यक्ति टिकट ले, तो ऐसे में हमारी ज़िम्मेदारी बढ़ भी गई है और तमाम जो झूठ परोसे जा रहे हैं, बी टीम, ए टीम, हराना, जिताना, संविधान खतरे में, ऐसे तमाम बातें जो हम लोगों को सुनने में मिल रही है। तो साहब की ही साहब का एक इंटरव्यू क्या, साहब की एक भाषण सुन रही थी। साहब ने जी। उसमें साफ तौर पे कहा कि कट्टर हिंदूवाद से उदार हिंदूवादियों से ज़्यादा हमें खतरा है। तो कट्टर जो हिंदूवादी है वो हमारे सामने है, वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि वो हमारे सामने एकदम प्रत्यक्ष रूप से है। लेकिन जो उदारवादी हिंदूवादी लोग हैं, वो लोग कभी कोई जुमला फेंक रहे हैं, कभी वो ओपीएस वाली बातें करते हैं, कभी पीडीए वाली बात करते हैं। जब आपको साहब कांशीराम बहुजन राजनीति की बात करके गए, हमारे तमाम महापुरुष बहुजन नाम दे करके गए, भगवान बुद्ध बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करके गए, ऐसे में आप तमाम जो जुमलेबाजी करके और फिर अपना काम करिए। आप तो कभी कहते थे कि काम बोलता है, अभी आपको लग रहा है कि वो दूसरे का जो काम किया वो उसको डाउन करके आप अपनी राजनीति कर सकते हैं। तो ये त्वरित लाभ तो दे सकती है लेकिन टिकाऊ लाभ नहीं दे पाएगी। मान्यवर कांशीराम साहब का जो तैयार किया कैडर, जिसमें बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में 4-4 बार मुख्यमंत्री बनी और उसमें भी भाजपा के साथ में जो मुख्यमंत्री बनने का कार्यकाल रहा उनका 4 महीने 6 महीने का, उसमें भी उन्होंने ये दिखा दिया कि हम अपनी शर्तों पे आपसे जो है समर्थन लेते हैं। और उसके बाद जब भी उनको ये लगा कि ये तो ज्यादा अपना बहुजन वाला राजनीति शुरू कर रही है, तो उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। तो ऐसे में जब बहन कुमारी मायावती जी, आज ये समझ में आ रहा है कि ना तो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में किसी से 1 रुपया चंदा लिया, और जिन-जिन पार्टियों ने चंदा लिया उन लोगों ने गोलबंदी कर ली। भाजपा और कांग्रेस की जो एक जुगलबंदी है, राजनीतिक जुगलबंदी, वो इस चुनाव में एकदम प्रत्यक्ष रूप से सामने आ गई। संविधान खतरे में है का जुमला फेंका गया। सिर्फ उत्तर प्रदेश में जहां पे दलित राजनीति एकदम शीर्ष पे थी, वहां पे संविधान खतरे में, और जहां महाराष्ट्र में जहां बाबा साहब का मिशन मूवमेंट आज तक चल रहा है, केवल यही 2 स्टेट्स थे जहां पे संविधान खतरे 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 में बोला गया। बाकी तमाम स्टेट्स का अगर आप चुनाव का नतीजा देखेंगे, जहां पर भाजपा जीती है, वहां पे कहीं पे भी ये संविधान खतरे में या इस टाइप का जो है ये पीडीए वीडीए का नारा बातें नहीं कोई भी दिखती हैं। जी। काम करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसे में इनका असली टारगेट दलित और मुस्लिम राजनीति को खत्म करना है। ये बात हमारे बहुजन समाज के उन तमाम बुद्धिजीवियों को चुनाव के परिणाम आ जाने के बाद समझ में आ जानी चाहिए। देर से ही सही, अगर समझ में आ जाए तो कम से कम वापस होइए, अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार कीजिए। दूसरे के घर बनवाने में जो आप मजदूरी कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, टैलेंट दे रहे हैं, मनी दे रहे हैं, इस मजदूरी का आपके लिए कोई भी
वैल्यू नहीं होगा। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में पहली बार जब सरकार बनाई थी 95 में, उसके बाद देखिए दलित राष्ट्रपति बना, दलित राज्यपाल बने, दलित यूजीसी का चेयरमैन बना, तमाम जो एक बीएचयू जैसे संस्थान के भी वाइस चांसलर एक दलित समाज के व्यक्ति को बनाया गया, तमाम बैकलॉग पूरा किया गया। ये सब काम तभी हो पाया जब बहुजन समाज पार्टी यहाँ शासन सत्ता में थी। ऐसे में आपके चैनल के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहती हूँ उन तमाम बुद्धिजीवी वर्ग को कि संविधान को लागू करने का टारगेट रखिए, संविधान को बचाने की बात नहीं। संविधान अपने आप में इतना मजबूत स्वयं ही है कि उसको लागू करना ही है। बाबा साहब की जो अंतिम चेतावनी थी, कितना भी अच्छा संविधान क्यों ना हो, अगर लागू करने वालों की मंशा सही नहीं होगी तो संविधान कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। आपकी और हमारी स्पेशली बहुजन समाज के लोगों की जिम्मेदारी, बल्कि भारत में जन्मे प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि संविधान का लाभ जनता तक पहुंचे, और वही लाभ पहुंचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी कटिबद्ध है, लगातार काम कर रही है। और इसके साथ ही साथ जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बहन जी बनी तो उन्होंने साबित कर दिया कि सर्वजन के हित में भारत का संविधान है, और सर्वजन के हित की बात बहन जी ने अपनी पार्टी के माध्यम से जो विकास कार्य किए वो सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्म के लोगों के लिए था, किसी एक जगह पे सीमित नहीं था। ऐसे में आप ये सामने पता चल जा रहा है कि बी टीम बन करके समाजवादी पार्टी खुद काम कर रही थी, इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा भी लिया, कांग्रेस पार्टी ने भी लिया, बीजेपी ने भी लिया, और इन सब लोगों ने गोलबंदी करके भारतीय राजनीति से जो कि दलित और मुसलमानों की राजनीति को खत्म करने का जो प्रयास किया है। 27 का चुनाव उत्तर प्रदेश में भी आने वाला है, और उसके अलावा बिहार का भी चुनाव आएगा, दिल्ली का भी आने वाला समय जो चुनाव का है, जनता भी जान चुकी है। और इसके जो एक पॉजिटिव जो परिणाम है वो आपको दिखाई देंगे कि जो गलती इधर हो गई, लोगों के झांसे में आ गए। पीडीए जैसा कोई नारा नहीं था, एक्चुअल वो बहुजन राजनीति को जो है एक दूसरा जो है ना, कहते हैं ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, वही करके परोसने का एक कोशिश किया गया। तो अभी ये पता चल जाएगा जनता को भी, और 27 के जो परिणाम आएंगे वो बहुत सकारात्मक दिखेंगे। जी, 27 के जो परिणामों की हम लोग जरूर बात करेंगे, लेकिन आपके ऊपर एक लगातार सवालिया निशान आता रहता है कि आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत विद्वान हैं, फर्राटेदार इंग्लिश भी बोलती हैं, और आप चाहें तो लाखों करोड़ रुपए आप वैसे ट्यूशन देके, लेक्चरर बन के बहुत सारे कमा सकती हैं। लेकिन आप अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा, बल्कि मैं कहूँगा पूरा जीवन, क्योंकि हम भी आपको लगातार देखते रहते हैं, वह जीवन आपने शोषित वंचित समाज के लिए लगा दिया है। आप 40-50 डिग्री के टेम्परेचर में काम करती हैं, आप गली-गली जाकर गाँव करती हैं, आप गाँव देहात में कैडर लेने का काम करती हैं। बात तो मोहब्बत से करती हैं आप, लेकिन कैडर देना शुरू कर देती हैं तमाम महिलाओं को, और आपके पदचिह्नों पे चलते हुए लोग इंदु चौधरी जी को देखते हैं, कहते हैं कि भैया कैडर लेना है तो इंदु जी से ले लीजिए। तो क्या है, क्यों अपना समय इस शोषित वंचित जमात को दे रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? या कोई सत्ता का लालच है, या क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? मैंने जब से साहब कांशीराम की चमचा युग पुस्तक पढ़ी, 12 साल पहले ही ये पुस्तक मुझे पढ़ी, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था अपने माँ-बाप के ऊपर कि मैंने ये पुस्तक पहले क्यों नहीं पढ़ी, या उन्होंने मुझे ये पुस्तक पहले क्यों नहीं पढ़ने के लिए दी। तो बीएचयू के केस के सिलसिले में हाई कोर्ट में थे, तो हाई कोर्ट में मैं इन पर्सन फाइट कर रही थी, और उस फाइट करने के दौरान जो जज साहब का जो टिप्पणी था हम लोगों के ऊपर, उस टिप्पणी ने मुझे बहुत आहत किया। और फिर जब घर आए तो वो जो चमचा युग पुस्तक मेरे पास थी, लेकिन कभी हमने उसको पढ़ा नहीं था। उस पढ़ने के बाद में जो मन में एक भावना जागी कि जो हमें नौकरी मिली, जो हम पढ़े लिखे थे, शिक्षा का मतलब केवल नौकरी करना और पैसे कमाना नहीं था। मान्यवर साहब भी नौकरी कर रहे थे, उनको जब उद्देश्य समझ में आया तो उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। हम तो तब भी नौकरी करते हुए ही उस उद्देश्य को थोड़ा-सा पूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं अपने स्तर से। कोई कंपैरिज़न नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन मुझे बार-बार यही लगता है कि उतनी विषम परिस्थितियों में साहब ने, जब आज इंटरनेट का इतना दौर है कि एक छोटी-सी खबर कितने अफ़वाह के रूप में फैलाई जा सकती है कि संविधान खतरे में है, ये है, वो है, बी टीम है। ये सब तमाम अफ़वाहें ही तो फैलाई गई हमारे बहुजन समाज के वोट को सेंधमारी करने के लिए, गिराने के लिए, खत्म करने के लिए। तो साहब ने कितनी विषम परिस्थितियों में हमको यहाँ तक लेकर के आए, तिनका-तिनका जोड़ा, एक-एक आदमी तक पहुँचे, कितनी सारी जातियों को इकट्ठा किया, कितना मुश्किल काम था। और वैसे ही उस संघर्ष में बराबर का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया। 22-23 साल की उम्र में कोई महिला अपना घर छोड़ दे, उस ज़माने में, जिस ज़माने में लड़कियाँ पढ़ने के लिए बाहर नहीं आती थी, राजनीतिक एक बड़ा जो है एक एक समाज में
एक संदेश देने के लिए, बहुजन विचारधारा को स्थापित करने के लिए, तो उनका संघर्ष जब जाना तो यही लगा कि हमारा भी वही उद्देश्य होना चाहिए। और तभी से बहन कुमारी मायावती जी और मान्यवर कांशीराम साहब को अपना आदर्श मानते हुए हमने यही प्रण लिया कि अपना पूरा जीवन पूरा बहुजन समाज के लिए कुर्बान कर देंगे और वही सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ेंगे। और गांव-गांव में घूम करके हमने कैडर देना शुरू किया और आज तक वो काम जारी है और आगे भी जारी रहेगा। 40-50 डिग्री टेम्परेचर तो कोई भी मायने नहीं रखता। बहन जी ने जब ये बात कही, जब उनसे मुलाकात हुई कि सिर्फ 2 गाड़ियां और होती तो वो पहला चुनाव बिजनौर का जीत जाती। इतनी छोटी सी ख्वाहिश जब बहन जी ने बोली तो यही लगा कि हम लोगों के पास आज इतनी गाड़ियां हैं, इसके बावजूद हम चुनाव हार जा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग वो काम, वो लेवल नहीं काम का कर पा रहे हैं, उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जिस लेवल की चाहत या जिस लेवल का काम बहन जी ने और मान्यवर साहब ने सपना देखा था और करके दिखाया था। तो उसी की पूर्ति के लिए जब जब सोचती हूँ तो मन में इतनी आग लग जाती है कि वो 40-50 डिग्री का टेम्परेचर जो है कोई फर्क नहीं डालता है, लगातार काम करती रहती हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे? बीएसपी के ऊपर एक हमेशा आरोप लगता है कि बसपा जो है टिकट बिकने का काम करती है। सीधे-सीधे हम आपसे सवाल रखेंगे, बहुजन समाज पार्टी ने आपसे टिकट के कितने पैसे लिए? मैंने पहले भी बोला था, जब ये मेरा टिकट बहन जी ने से जब मुलाकात हुई, उसके बाद टिकट फाइनल हुआ, तो मैंने तभी से दावा करना शुरू कर दिया था कि आप ये साबित कर दीजिए कि बहुजन समाज पार्टी टिकट लेकर के पैसे देती है, पैसे लेके टिकट देती है। आप ये साबित कर दीजिए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी। जबकि मैंने तुरंत ही, मेरा टिकट हुआ था। तो किसी भी प्रकार का लेन देन 1 रुपए का नहीं है। ये तमाम लोग जो आरोप लगाते हैं, ये क्यों नहीं दूसरी पार्टियों पे आरोप लगाते हैं, जबकि टिकट की बिक्री, खरीद फरोख्त, ये तमाम जो है खबरें और भी जगह से आती रहती हैं। लेकिन एक दलित की बेटी मुख्यमंत्री जो 4 बार रह चुकी है, वो आंखों में खटक रही है। कहीं ना कहीं उस मीडिया हाउसेस को भी खटक रही है। क्योंकि जब आजमगढ़ के परिणाम टीवी पे देख रहे थे ना, तो भी हम देख रहे थे कि सपा और बीजेपी का ही वो दिखा रहे थे आंकड़ा, बसपा का आंकड़ा ही नहीं दिखा रहे थे। क्योंकि मैं खुद प्रत्याशी थी तो मैं इसमें नजर रखी हुई थी कि किस प्रकार से इन्होंने पूरी बहुजन राजनीति को बॉयकॉट किया हुआ है। तो जब आपका जो मीडिया है वो खुद ही बॉयकॉट किया हुआ है, ऐसे में ये बात को जो है मीडिया क्यों इन्हीं सारी बातों को हाईलाइट करता है कि पैसे लेके टिकट देती है, क्यों नहीं वो हाईलाइट करता है कि बहन जी की रैलियों में जनता का इतना हुजूम उमड़ता है, क्यों नहीं बहन जी की रैलियों को पहले जैसा कवरेज मिलता है। क्योंकि इनके मन में कहीं ना कहीं डर है कि अगर इनकी पॉजिटिव बातों को दिखाया तो बहन जी स्थापित होंगी, राजनीति का एक नया रुख बदलेगा, देश की तीसरे नंबर की पार्टी और मजबूत होगी। तो ये सारा जो प्रचार किया जाता है मीडिया के माध्यम से ही किया जाता है। आजकल हम लोगों के बीच में एक नया विकल्प के रूप में भी दिखाया जा रहा है मीडिया के ही माध्यम से। बहन जी की रैलियों को नहीं कवर किया, बहन जी के प्रत्याशियों का कोई भी आंकड़ा टीवी पे फ्लैश नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस बनाम भाजपा ही रही। तो जब बहन जी को आप राजनीति में ही नहीं स्थापित करना चाह रहे हैं, उनके आंकड़े नहीं दिखा रहे, उनके प्रत्याशियों के कितने वोट मिले वो नहीं, परसेंटेज नहीं दिखा रहे हो, तो आप फिर ये बातें क्यों दिखाते हो? इससे कहीं ना कहीं आपकी मंशा पे सीधे सीधे संदेह जाहिर होता है कि आप सिर्फ उनको बदनाम करने वाली बातें करते हो। मैं भी तो बोल रही हूँ ना कि कोई अगर ये साबित कर दे कि इंदु चौधरी ने 1 भी रुपया टिकट दे करके ये पैसा देके टिकट लिया है, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी। दिखाए मीडिया इस बात को, लेकिन इस बात को नहीं दिखाएगा। उन तमाम झूठे आरोपों को मीडिया बढ़ा चढ़ा के देती है जिससे कि ब्रेन वॉश किया जा सके, एक नैरेटिव सेट किया जा सके। ये नैरेटिव उन तमाम ब्राह्मणवादी या जो अपर कास्ट की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, ये उनके ऊपर भी आप कह सकते हैं, उनके पास भी आप जाके बोल सकते हैं। लेकिन आपका दम नहीं है वहां बोलने का। यहाँ पे हमारी बहन जी के ऊपर आरोप लगाना, वैसे भी महिलाओं को लोग आपने टिकट के लिए राजनीति पैसा दिया हो या ना दिया हो, लेकिन बहन जी के लिए कहा जाता है कि वो मुलाकात भी करती है तो भी पैसा ले लेती हैं। आपने तो मुलाकात भी लिया और आशीर्वाद भी लिया, तो क्या लगता है, क्या यहाँ पे भी कुछ पैसा दिया या नहीं दिया, क्या कहेंगे? मेरी 2 घंटे बहन जी से मुलाकात हुई है, पौने 2 घंटे वार्तालाप हुआ है। पौने 2 घंटे का अब आप हिसाब कर लीजिए, क्योंकि वहां पे मुझे भी ये सुनने में आता था, जब तक हम नहीं मिले थे तब तक हमें भी ये सुनने में आता था। लेकिन जिस दिन हम मुलाकात बहन जी से किए, इतना जार जार करके, कहते हैं कि रोते हैं ना, जार जार रोना, वैसे इतने आंसू बहे कि इतनी बड़ी शख्सियत हमारे सामने बैठी हुई है,
जिनके सामने किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं है, उस व्यक्तित्व को खाली दर्शन हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है, बहन जी का दर्शन हो जाए। ऐसे में लोग आरोप लगा कैसे पाते हैं, मुझे तो यही सोच करके बड़ा ताज्जुब हुआ। पौने 2 घंटे के वार्तालाप में बहन जी ने तय किया कि आप लालगंज लोकसभा से चुनाव लड़ जाइए। तो मैं बहुत आभारी हूँ बहन जी के, और उन तमाम लोगों को भी ये कहूंगी कि ईमानदारी से अगर आप काम करेंगे तो पार्टी निश्चित रूप से आपके कार्य को पहचानेगी और आपको उचित सम्मान देगी। बहुजन समाज पार्टी ही हमारा घर है, और अपने घर में जाने के लिए अगर कोई इस तरीके के बेबुनियाद आरोप लगाता है कि आप पैसा लेकर के जाइए बहन जी से तभी मुलाकात हो पाएगी, ये पूरी तरीके से गलत है। आप आराम से किसी भी समय, किसी भी वक्त जाकर के कार्यालय में अपना डेट लिख करके साइन करके आप छोड़ के जा सकते हैं। जिस भी दिन बहन जी को समय होगा, आपके पास पार्टी कार्यालय से स्वयं ही फोन आ जाएगा और आप आसानी से बहन जी से मुलाकात कर सकते हैं। अब ये बात है कि जो आरोप लगाते हैं लोग, वो कहीं ना कहीं वो ये नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज के लोग बहन जी से जाके डायरेक्ट मिलें, और इसीलिए आइसोलेटेड फील करते हैं। मेरे पास भी बहुत फोन आता है, तो क्या आप आराम से पार्टी कार्यालय में जाके आप नाम लिख करके और आराम से जो है आप टाइम ले सकते हैं, जब भी समय होगा आपको बुला लिया जाएगा। तो ये तमाम आरोप जो लगाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं बहन जी को समाज से दूर करने का एक षड्यंत्र मुझे जो समझ में आ रहा है, क्योंकि चुनाव लड़ने के बाद तमाम बातें क्लियर हो जाती हैं कि किस प्रकार से गोदी मीडिया के द्वारा एक नैरेटिव सेट किया गया, और वही नैरेटिव ये कहता है कि बहन जी बगैर पैसे के नहीं मिलती। मैं इस बात का जीता जागता सबूत हूं कि पौने 2 घंटे मुलाकात हुई। मीडिया मुझे कैलकुलेट करके बता दे कि मैंने कितना पैसा पौने 2 घंटे के लिए दिया होगा, क्योंकि वहां पे मिनट्स के हिसाब से भी मुझे सुनने में आता था। तो पौने 2 घंटे का हिसाब मुझे बता दी, और मैं बीएचयू की प्रोफेसर हूं, तो अब आप समझ लीजिए कि साहब का एक स्टेटमेंट था, एक बार एक व्यक्ति साहब से 3-4 दिन, ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि पैसा लेके मिलती है, जो साहब से 3-4 दिन मिलने के लिए परेशान था, साहब से उसकी मुलाकात नहीं हो रही थी। 5वें दिन उसको बड़ा जबरदस्ती करके साहब के पास गया और कह रहा, साहब मैं 4 दिन से लगा हुआ हूँ शाम आपसे समय मिलने के लिए, और आपसे टाइम ही नहीं मिल रहा है, इतने बड़े आप नेता हो गए कि आप मुझसे मिलने के लिए समय ही नहीं मिल रहा है। तब साहब ने कहा, तुम कौन हो? बोले, ये मैं फला, मैं इस जगह पे नौकरी करता हूँ, इस पद पे हूँ। तो बोले कि तूने अगर अपने समाज को जोड़ा होता तो ये कांशीराम तुझसे खुद मिलने आया होता। तूने अपने समाज को तो कभी जोड़ा नहीं, तो मैं आज सक्सेसफुल हो गया हूँ, तो तू मुझसे मिलने के लिए कोशिश कर रहा है। जब मैं संघर्ष कर रहा था तब तो तू कभी आया नहीं। तो तूने अगर समाज को जोड़ा होता तो निश्चित रूप से ये कांशीराम तुझसे मिलने आया था। हम लगातार समाज को जोड़ने का काम कर रहे थे, और नतीजा आपके सामने ही है कि लालगंज लोकसभा की एक प्रत्याशी के रूप में मैं आपके सामने हूँ। चुनाव में हार जीत हमने दोनों चीज स्वीकार किया, लेकिन हमने अपनी उस जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा जो काम हम पहले कर रहे थे कि परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन को गति देना है। वो काम लगातार जारी है। बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद प्रत्येक बहुजन समाज में जन्मे व्यक्ति के सिर पे है। इस बात को बहुजन समाज के लोग जितना जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा है, कि एक व्यक्ति जो कैडर से निकल करके यहां तक पहुंचा है, और एक व्यक्ति जिसको विरासत में कोई चीज मिली है, जो कहीं से पढ़ के, कहीं से चुरा करके, झूठ मूठ की राजनीति करके आपका सिरमौर बना हुआ है। ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए। दुकानों पे अक्सर लिखा रहता है नक्कालों से सावधान, तो अब बहुजन समाज के लिए बहुत क्रूशियल टाइम है। ऐसे नक्कालों से सावधान रहिए और 27 में अपनी गलती का सुधार कीजिए। जी बिल्कुल। संविधान बदलने की लगातार तमाम पार्टियां बात करती हैं। बाबा साहब को लेकर तमाम लोग जो है, चाहे बीजेपी हो गई, चाहे कांग्रेस हो गई, वह बताते हैं कि सबसे बड़े अनुयायी हम ही हैं बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के। केजरीवाल सरकार ने तो यहाँ तक कर डाला कि वो कहते हैं कि हर एक ऑफिस के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा होनी चाहिए, पोस्टर होना चाहिए। अखिलेश यादव भी जहां जाते थे तो बाबा साहब को सबसे पहले लेके जाते थे। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, चुनावों से पहले आपको ऐसे बहुत सारे फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे, लेकिन चुनावों के तुरंत बाद कुछ फोटो का नजरिया बदला है। तो फोटो वो भी मैं दिखाना चाहूंगा आपको, आप देख जी जी, पाएंगे। मैंने भी ये देखा। वही अखिलेश यादव हैं जिनके जब संसदीय इन्होंने छोड़ी थी तो इनके बाद इनका बंगला धुलवाया गया था। तो क्या कहना जी चाहेंगे, क्या देश के इस वक्त मजबूत हाथों में संविधान है, जो संविधान अब बदल नहीं सकता है? क्या कहना चाहेंगे? या अगर यूं बात करें कि कौन है इस देश के अंदर जो बाबा साहब की बात को पूरा कर सकता है, कि बाबा साहब ने कहा था कि संविधान चलाने वाले कितने भी बुरे हों अच्छे हों वो सभी लोग जानते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या इस वक्त सच्चे मन से चलाने वाले संविधान को हैं? अब मोदी जी ने भी संविधान को माथे से लगाया है और तमाम उनके नेता ये भी कहते रहते हैं कि संविधान को बदलना है।
ये समीकरण बहुजन समाज के लोगों में बिल्कुल नहीं आता है। ये जो क्या है ये, उसको हम आपसे जानेंगे। क्या संविधान इस वक्त, या बहन जी अच्छा चला सकती हैं? कौन है देश के अंदर जो एक मूल रूप से संविधान को, संविधान की भाषा से देश को चला सकता है? क्या कहना चाहेंगे? साहब कांशीराम कह रही हूँ मैं। महात्मा गांधी जी ने एक बार जब बाबा साहब से वार्तालाप हो रही थी, शायद पूना पैक्ट के दौरान की ये बात है, उन्होंने कहा था कि इन हरिजनों को इन अछूतों को अधिकार देने की क्या जरूरत है, इनका भला तो केवल हरिजन कह देने से ही हो जाएगा। तो वैसे ही मुझे आज की राजनीति में लगता है कि जो बहुजन समाज की राजनीति एकदम बढ़िया से चल रही थी, उस बहुजन समाज की राजनीति में इन लोगों ने जिस प्रकार से झूठे झूठे जुमले लेकर के आए और संविधान खतरे में लेकर के आए, उससे यही लग रहा था कि इनको अधिकार देने की क्या जरूरत है, खाली जय भीम बोल दीजिए या बाबा साहब की फोटो के आगे सर झुका दीजिए, ये इतने से ही इंप्रेस हो जाते हैं। तो केजरीवाल सरकार हो या मोदी सरकार हो, खाली बाबा साहब के फोटो लगा देने से, बाबा साहब की फोटो पे माला चढ़ा देने से और केवल संविधान को सर पे लगा लेने से ही हमारा भला नहीं होने वाला है। संविधान के जो अधिकार हैं, संविधान में जो बातें हैं बाबा साहब लिख के गए हैं, वो प्रावधान अगर जनता तक नहीं पहुंचेंगे तो संविधान को सर पे लगा के घूमिए या सर पे रख करके घूमिए, वो एक बराबर है। साहब कांशीराम से एक बार पत्रकारों ने इस बात को पूछा था कि सारी पार्टियां चुनावी घोषणा पत्र जारी करती हैं, आपकी पार्टी क्यों नहीं कोई चुनावी घोषणा पत्र जारी करती? जैसे मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान की बात है ये। बोले कि कांग्रेस पार्टी ने बोला है कि 2 रुपया किलो गेहूं और 4 रुपए किलो चावल देंगे, 20-20 रुपया की साड़ी देंगे, आपकी पार्टी क्यों नहीं कोई घोषणा पत्र जारी करती? तो साहब कांशीराम ने यही कहा था कि मैं कभी ये नहीं कोई घोषणा पत्र जारी करूंगा कि हमारे जो 2 रुपए या 3 रुपए 4 रुपए किलो वाला गेहूं और ये सब चावल की बिक्री हो या लोग खरीदे। साहब ने ये कहा कि मैं अपने समाज को इतना मजबूत कर देना चाहता हूं कि मेरे समाज के लोग 2 रुपए किलो का गेहूं नहीं बल्कि 20 रुपए किलो वाला गेहूं खरीद के खाएं, और 4 रुपए किलो वाला चावल नहीं बल्कि 40 रुपए किलो का हैसियत खरीद करके खाने की रखें। साथ ही में अपने समाज की महिलाओं को इतना मजबूत कर देना चाहता हूं कि वो 20 रुपए की नहीं, उस जमाने के हिसाब से बोला उन्होंने कि वो 200 रुपए की साड़ी खरीद करके पहने। और रह गई घोषणा पत्र की बात, तो साहब ने आगे बोला कि भारत का संविधान ही हमारा चुनावी घोषणा पत्र है। जब भी हम शासन सत्ता में आते हैं, केंद्र में सत्ता बनाते हैं, सत्ता प्राप्त करते हैं, तो हमारा सबसे पहला टारगेट होगा भारत के संविधान को 100% लागू करना। और उस 100% लागू करने का काम हमने उत्तर प्रदेश में देखा। जबकि जो भी स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स बनाए गए बहन कुमारी मायावती जी के रेजिम में जब वो मुख्यमंत्री रही, और इसके साथ ही साथ तमाम जो स्मारक बनाए गए जो बहुजन समाज को बहुत प्रेरित भी करते हैं, वो प्रेरणा स्थल बनाए गए, जिससे कि उनके अंदर ये प्रेरणा की भावना उत्पन्न हो कि देखिए आपके इन महापुरुषों ने आपके लिए कितना जीवन अपना कुर्बान किया। तमाम हॉस्टल्स बनवाए जिसमें सर्व समाज के लोग जाकर के पढ़ते थे, शहर में रह करके जिनको कमरा नहीं मिल सकता था, गरीब थे, उनको वो रह करके वो पढ़ने की सुविधा की, फ्री में कोचिंग की व्यवस्था की, साथ ही साथ मेडिकल कॉलेजेस में भी 0 फीस पे एडमिशन का प्रावधान कराया। ये सारा काम भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को फ्री में शिक्षा उपलब्ध हो 14 वर्ष तक। तो बहन जी ने केवल 14 वर्ष तक नहीं, उसके आगे का काम किया कि हायर एजुकेशन में भी अगर गरीब तबके का बच्चा है जो फीस भरने में सक्षम नहीं है, तो वो फीस भर सके, 0 फीस पे एडमिशन हो, समाज कल्याण के द्वारा उसकी फीस वापस होती थी, उसको स्टाइपेंड मिलता था। ऐसे तमाम जो कार्य किए गए, गली कूचों तक में आरसीसी से लेकर के रोड्स और ये सारी जो सुविधाएं पहुंचाई गई, इसमें कहीं ना कहीं वही भाव था जो साहब कांशीराम ने कहा कि भारत का संविधान हमारा घोषणा पत्र है। तो ऐसे में जब आज की राजनीति संविधान बचाओ 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 का एक जो हवा क्रिएट किया गया है, एक्चुअली अगर बुद्धिजीवी आप हैं तो आपको इस पे समझना चाहिए कि आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि अब तो आप बहुत सारा लेके जीत के गए हो ना सांसद, संविधान को सर पे रख करके बाबा साहब के सामने फोटो पे सर झुका करके, तो उन तमाम लोगों से सवाल पूछा जाना चाहिए, उन तमाम लोगों के ऊपर दबाव डलवाना चाहिए कि अब तो तुम 245 हो ना, अब तो तुम सीधे सीधे टक्कर ले रहे हो, 245 या 237 सीट, कितना सीट इन लोगों ने जीता है इंडिया गठबंधन ने। तो अब आप चलिए भारत के संविधान को लागू करवाइए, क्योंकि संविधान को बचाने का दम तो आपके अंदर रहा नहीं, क्योंकि सरकार तो अब मोदी जी बना लिए, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। तो अब वो हवा छोड़ करके असलियत ये है कि संविधान को लागू करिए
उठाइए और अपने दिमाग से, दिल से जो जाति का कचरा है ना, इस कचरे को निकाल के फेंकिए, क्योंकि दलित समाज ही नहीं, पूरे बहुजन समाज ही नहीं, भारत देश ही नहीं, विश्व में हमारी बहन कुमारी मायावती जी का नाम चलता है। तो उनको हाशिए पे जो रखा है, उनको जो नेग्लेक्ट करके राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, ये मान के चलिए कि आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। देश का 22% दलित समाज एक बड़ा वोट बैंक है। ये अपने आप को कभी भी, अगर कोई इसको नेग्लेक्ट करता है तो ये कभी किसी को माफ नहीं करता है। मुसलमान समाज को आप एक बार भ्रमित कर सकते हैं, 2 बार भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन बार-बार वो भी भ्रमित होने वाला नहीं है। ऐसे में ये मान के चलिए कि संविधान को 100% अगर कोई लागू कर सकता है, बचाने का साहस रख सकता है, बचाने का दम रखता है, तो वो केवल और केवल बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी ही है। जब तक बहन जी शासन सत्ता में हासिल नहीं होंगी, ऐसे तमाम चुनावी जुमले आएंगे, जनता मूर्ख बनती रहेगी और जनता मूर्ख बनेगी जब तक उसको अपनी गलती का एहसास होगा, तब तक थोड़ा लेट हो चुका होगा। लेकिन बहन जी के साथ में बहुजन समाज फिर से जागृत होकर के लग गया है। हम लोग तमाम गांव में पहुंच रहे हैं, लोगों तक ये बातें पहुंचा रहे हैं कि संविधान को लागू अगर कोई कर सकता है तो वो बहुजन समाज पार्टी ही है, हमारी बहन कुमारी मायावती जी, और हम इसी पे ही काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, जो बहन जी ने आपको एक लोकसभा का टिकट दिया, तो क्या लगता है कि लोकसभा में ही जाके रुक जाएंगे, या बहन जी आगे आशीर्वाद देंगी, या उसी पे कार्य करते रहेंगे, या विधानसभा के की तैयारी करेंगे? अगर बहन जी आशीर्वाद देती हैं तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम पहले ही कह रहे थे ना कि साहब को हमने जब से पढ़ा है, एमपी जी, एमएलए बनना तो हमने कभी मतलब सोचा भी नहीं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर सोचा था कि अपने समाज को इस लेवल तक तैयार करेंगे कि वो एमपी एमएलए बन सके, और जी, वही लेवल की तैयारी हम लोगों के बीच में करवा रहे थे। हमने तमाम जनरल सीट पे अपने प्रधान, जिला पंचायत, तमाम जो है ऐसे निर्दलीय, ऐसे तमाम जो है लोग तैयार किए कि जो ये पावर रख सकें कि हाँ, हम अपना अपना जो है जनप्रतिनिधि चुन सकते हैं। तो ऐसे में आज जब बहन जी का आशीर्वाद मिला है, तो ये मान के चलिए कि वो भाव मैं आपके चैनल पे तो नहीं व्यक्त कर सकती, लेकिन यही बार-बार कह रही हूँ, गाँव में भी हम लोग कह रहे हैं कि ज़िंदगी तो ऐसे ही धन्य हो गई कि जिसको जिस संघर्ष के साथ में बहुजन समाज पार्टी बनी, उस पार्टी ने हमको अपना प्रत्याशी बना लिया, तो हम वैसे ही बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हैं कि हमको उस परिवार का हिस्सा बनने का, हम हिस्सा तो थे। जब जन्म मिला, जब जन्म हुआ, जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन बहुजन समाज पार्टी की तो हमें सदस्यता जन्मजात मिली हुई है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। तो चौथी पीढ़ी हमारी है जो बहुजन समाज पार्टी को वोट कर रही है। तो जन्मजात सदस्यता तो हमको मिली हुई है, इसके साथ ही साथ जन्मजात कैडर भी मिला हुआ है कि जब तक जिएंगे तब तक बहुजन समाज पार्टी के लिए ही कार्य करते रहेंगे। और ये जो आप लोगों के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगी कि अपनी अपनी ताकत, अपने सामर्थ्य को पहचान करके इस ताकत को डबल करिए, इस ताकत को आगे बढ़ाइए। किसी के भी भुलावे में, बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। हमारी बहन कुमारी मायावती जी हमको आगे आशीर्वाद देती हैं या नहीं देती हैं, इस पे हम जो है यही कहेंगे कि हमारा काम सामाजिक परिवर्तन का है। हमारे चुनाव लड़ने से लोगों के अंदर जो एनर्जी आई, हम यही कोशिश करेंगे कि लगातार क्षेत्र में हम बने रहें, जिससे कि ये एनर्जी का लेवल न केवल लालगंज में, आजमगढ़ में, बल्कि पूरे भारत देश में बना रहे, कि आपको केवल चुनाव के दौरान ही केवल टिकट के लिए ही नहीं आस लगा के रखनी है, आपको लगातार कार्य करते रहना है। जिस प्रकार से हमारे महापुरुषों ने, हमारे माननीय कांशीराम साहब ने और बहन जी ने कार्य किया, आज बहन जी की टीम बन करके आपको और हमको क्षेत्र में निकलना है, अपनी अपनी जिम्मेदारी को लेकर के। मन में ये लालसा कभी ना पहले भी रही है और ना आगे भी रहेगी, लेकिन हाँ, बहुजन समाज के लिए काम करते रहने के लिए पूरा जीवन जब कुर्बान कर दिया है, तो ये इच्छा हमेशा रहेगी। टिकट और एमपी एमएलए बनना ये बहुत छोटी चीज है उस मिशन के लिए, उस कार्य के लिए जो हम लेकर के आगे बढ़ के आ रहे हैं आपके बीच में। जी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और ऐसा लगा कि इस चर्चा को हम लोग जारी रखें, लेकिन बोलने की भी एक सीमा होती है। खैर, आपकी सीमा तो इतनी बड़ी है कि आप तो थकते ही नहीं हैं, पूछने वाले थक जाते हैं। तो मैं धन्यवाद करूँगा आपका, जो आप इस अहम चर्चा पे हमारे साथ आए और आपने तमाम मुद्दों पर हमारे से बात करी, और आपने बहुजन समाज को बताया कि हमें एमपी एमएलए की लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़नी है, और उस परिवर्तन की लड़ाई को लड़ने डॉक्टर इंदु चौधरी आई हैं, और आखिरी सांस तक लड़ेंगी, आखिरी दम तक लड़ेंगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इन मुद्दों पर हमारे साथ बात करी। बहुत-बहुत शुक्रिया। जय भीम। जय हिंद। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है
जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। आप किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, E.V. रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।